जैसे ही दोबारा जन्म लिया, पहला काम जो उसने किया, 1 मिलियन खर्च करके 880 टन का माइनिंग ट्रक खरीद लिया। और ये कोई पागलपन नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि इस दुनिया में जब मैकेनिकल यूनिवर्स की रेडिएशन पूरी अर्थ को कवर कर लेगी, तो हर इंसान के नाम पर जो भी व्हीकल होगी, वही उसका एक्सोस्केलेटन मैक बन जाएगी। जितनी बड़ी, जितनी भारी, जितनी स्ट्रॉन्ग व्हीकल, उतना ही पावरफुल मैक। और पिछली लाइफ में इस बंदे के पास क्या था? एक शेयर्ड बाइक जो उसने रिटर्न भी नहीं की थी। उसी लाइफ में एक गुजरता हुआ मैकेनिकल बीस्ट आया और उसे चींटी की तरह क्रश कर गया। कोई फाइट नहीं, कोई चांस नहीं, बस खत्म। लेकिन अब 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन में उसे एक ऐसा स्टील बीस्ट बनाना है जिसे देख के पूरी दुनिया कांप जाए। उसने फोन उठाया और रात भर सब कुछ कैश आउट करता रहा, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी था सब। और जब सुबह हुई तो अकाउंट में ठंडा सख्त 50 लाख पड़ा था। अगले दिन वो गया हैवी मशीनरी मार्केट में। 40 लाख में वो 880 टन का माइनिंग ट्रक खरीद लिया। क्यों 880 टन? क्योंकि पिछली लाइफ में जो मैकेनिकल बीस्ट उसे क्रश करते हुए गुजरा था, वो 500 टन का था। इस बार उससे आगे रहना था, वरना कोई पॉइंट ही नहीं था। लेकिन सिर्फ एक ढांचा काफी नहीं था। सिर्फ शेल से कोई मैक नहीं बनता। वो उस स्टील बीस्ट को लेकर सीधा एक ब्लैक मार्केट मॉड शॉप पहुंचा, मॉडिफिकेशंस के लिए। रैम लगवाना था आगे, स्टील मैश वेल्ड करवानी थी विंडोज पे, और ट्रक बेड को एक मोबाइल आर्मरी में कन्वर्ट करना था। गोल क्लियर था, जो भी देखे डर जाए। जब वो ट्रक शॉप के गेट पर रुका तो सब हैरान रह जाए। मैकेनिक लू डेपाओ ने उस स्टील बीस्ट को देखा और बोला, भाई गलत जगह आ गए क्या? ये रिपेयर शॉप है, कोई माइन नहीं। तेरी गाड़ी की वजह से मेरी फाउंडेशन में क्रैक आ गई। उसने पॉकेट से एक ब्लूप्रिंट निकाला और डायरेक्टली बोला, मैं रिपेयर के लिए नहीं आया, मॉडिफिकेशंस के लिए आया हूं। ये लो 5 लाख, सिर्फ काम के, मटेरियल अलग से। इतना सुनना था कि लू डेपाओ की ब्रीदिंग तेज हो गई। तभी एक तेज इंजन की आवाज आई। एक रेड पोर्शे आरो की सबके सामने। बाहर निकला ज़ैंग शियाओ, पैसा वाला, घमंडी और इस बंदे का सबसे बड़ा दुश्मन। पिछली लाइफ में ज़ैंग शियाओ की स्पोर्ट्स कार एक एजिलिटी टाइप मैक में बदली थी। फास्ट, चालाक और डेंजरस। उसने अकेला जो खाना था वो छीन लिया था, मशीनरी के ढेर में धक्का दे दिया था, और जब भी मौका मिलता ताना मारता था, शेयर्ड बाइक वाला लूजा। गाड़ी से उतरते ही ज़ैंग शियाओ की नज़र पड़ी इस बंदे पर। अरे लिनकान, वो गेट के पास जो कचरा खड़ा है वो तेरा है? अगर है तो हटा साइड में, मेरी गाड़ी को लिफ्ट पे चढ़ना है। उसने कुछ नहीं बोला। ज़ैंग शियाओ से आर्ग्यू करना टाइम वेस्ट था। वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला था। एनर्जी इससे बेटर जगह लगानी थी। एक्स्ट्रा 2 लाख ओवरटाइम देके उसने काम तेज करवाया। आगे ट्रायंगुलर रैम फिट हो गई, विंडोज स्टील मैश से बंद हो गई, सिर्फ कुछ देखने के लिए छोटे छोटे गैप्स छोड़े। टायर्स पे एंटी ब्लोआउट चेन नेटिंग चढ़ी। अंदर एक सेफ रूम बना, एक साइड पे स्टोरेज, दूसरी साइड पे सोने की जगह, और नाम फोर्ट्रेस टायरेंट। तीसरे दिन की सुबह फोर्ट्रेस टायरेंट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी था। लेकिन अभी एक चीज और चाहिए थी। वो सीधा सिटी के सबसे बड़े वेयरहाउस पहुंचा और पूरे 300 टन डीजल भरवाया, फिर ढेरों सारी सप्लाईज खरीद के अंदर पैक किए। सब हो गया। वो चैन से सोने गया, पूरी नींद ली, और फिर अपोकलिप्स से 24 घंटे पहले दुनिया को फील होने लगा कि कुछ गलत है। स्काई का कलर एक अजीब सा ग्रेइश येलो हो गया। एक हायर डिमेंशनल एनर्जी वेव और मैकेनिकल स्पार्क्स अर्थ की तरफ आ रहे थे। उसने फोर्ट्रेस टायरन को स्लोली एक डेड एंड रोड की तरफ चलाया। वहां जमीन थोड़ी ऊंची थी, व्यू वाइड ओपन था, अटैक और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट, और सबसे बड़ी बात, लोग बहुत कम थे वहां। अपोकलिप्स का पहला अटैक मैकेनिकल बीस्ट्स की तरफ से नहीं आया, वो आया लोगों की अपनी व्हीकल से। रश आवर में हजारों गाड़ियां एक साथ म्यूटेट हुईं, और जो केओस फैला वो असली हेल था। फिर स्काई में एक पर्पल शॉकवेव चाक हुई। पूरी दुनिया ने एक मेटालिक रोर मारा, और टूटे हुए ब्रिज पे खड़ा वो काला बीस्ट फोर्ट्रेस टायरेंट अपना म्यूटेशन कंप्लीट कर चुका था। सिस्टम सेल्फ चेक कंप्लीट। एस क्लास मैक व्हीकल फोर्ट्रेस टायरेंट अवेटिंग ऑर्डर्स। एक हल्की मुस्कान आई उसके होठों पर। उसने गियर लेवल नीचे पुश किया। वो मैसिव काला मशीन रोर करते हुए आगे बढ़ा, सीधा उस क्रॉस रोड्स की तरफ जहां दुनिया हेल बन चुकी थी। चलाते चलाते उसने अपना कॉन्शियसनेस फोर्ट्रेस टायरेंट से लिंक किया, अपने माइंड से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। तभी रिडार पर एक रेड डॉट दिखा, एक म्यूटेटेड बस, डबल डेकर बस, स्टील सेंटीपीड में बदल चुकी थी, स्लोप से सीधा इस पर झपटते हुए आ रही थी।
अर्ली म्यूटेशन स्टेज में बड़े मैक्स इंस्टिंक्ट से छोटे मैक्स को हंट करते हैं, उनका मेटल कोर खा के इवॉल्व होते हैं। उसने ब्रेक नहीं मारा और ज्यादा गैस दबा दी, सीधा उस सेंटीपीड बस की तरफ। इम्पैक्ट हुआ, बस फोर्ट्रेस टायरन के फ्रंट बम्पर से टकराई और पीछे उछल गई। फिर उसने फोर्ट्रेस टायरेंट आगे बढ़ाया और बिना किसी रहम के उस बस को क्रश कर दिया। सिस्टम डिस्प्ले, लेवल 1 म्यूटेंट किल्ड, बस टाइप +50 मेटल ओरिजिन पॉइंट्स। बहुत वीक है, उसने धीरे से कहा। अब एक पुराने दोस्त से मिलने का वक्त था। उसने फोर्ट्रेस टायरेंट को माइंड से डायरेक्ट किया डाउनटाउन की तरफ। वहां एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा था एक ह्यूमनॉइड मैक 4 मीटर का, ज़ैंग शियाओ। उस सुपरकार का म्यूटेशन स्कारलेट लाइटनिंग। सुपरकार टाइप मिक्स की यही खासियत होती है, अपोकलिप्स के पहले दिनों में ही पूरा ह्यूमनॉइड फॉर्म डेवलप कर लेते हैं। ज़ैंग शियाओ की आवाज स्पीकर्स से गूंज रही थी, यही है असली पावर। उसका घमंड पीक पे था। तभी दूर से एक बड़ा काला शैडो दिखा। वो उस गरीब बंदे की गाड़ी है क्या? नो वे, इतना बड़ा लोहा मूव भी कर सकता है क्या? जेलसी और डर ने उसकी सोच को ढांप लिया। ज़ैंग शियाओ ने स्कारलेट लाइटनिंग को आगे बढ़ाया, सीधा फोर्ट्रेस टायरन की तरफ। 100 मीटर 2 सेकंड में क्रॉस कर लिए। हाथ में कार्बन फाइबर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग ब्लेड सीधा एक टायर पे मारा। ब्लेड टायर से टकराया और टूट गया। रिकॉइल ने पूरा ज़ैंग शियाओ का आर्म उड़ा दिया। फोर्ट्रेस टायरन सीधा स्कारलेट लाइटनिंग पे चढ़ गया। वो लाल स्पोर्ट्स कार एक पतली लाल स्क्रैप शीट में बदल गई, जमीन में दब गई। सिस्टम डिस्प्ले, लेवल 1 म्यूटेंट किल्ड, सुपरकार टाइप +1 रेयर स्पीड मॉड्यूल फ्रैगमेंट। लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं था। स्कारलेट लाइटनिंग को क्रश करते ही स्काई से 3 मैकेनिकल बीस्ट्स नीचे डाइव करने लगे। नीचे जमीन फटी और एक बरोइंग टाइप बाहर निकला। उसने हाथ बढ़ाया और कंसोल पर एक रेड बटन दबाया। हाइड्रोलिक सिस्टम रोर किया। ट्रक बेड के पीछे से कैमोफ्लाज टार्प खिंच के हट गई और सबके सामने रिवील हुआ ट्विन माउंटेड 30 mm ऑटो कैनन टर्रेट। उसने होठ चाटे, आंखों में एक पागल सा जोश था। आओ सब एक साथ, आज दिखाता हूं कैलिबर ही सब कुछ है। 30 mm ऑटो कैनन का मोटो वार्म अप हुआ, स्पिन किया। हवा में एक एक्रिड आयोनाइजेशन की स्पेल भर गई। 3 मैकेनिकल बीस्ट्स ने उस काले स्टील के ढेर की एंटी एयर पावर को क्लियरली अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने अपने ब्लेड जैसी विंग्स फोल्ड की और तीनों एक साथ नीचे डाइव किए। उनके अंडरबेली पे एसिड सैक्स खुल गए, ग्रीन करोसिव फ्लूइड स्प्रे करने के लिए बिल्कुल रेडी। कॉकपिट में वो बैठा। 3 रेड क्रॉस हेयर्स 3 टारगेट्स पे फर्मली लॉक हो गए। उसने हल्के रेड ट्रिगर को पुल किया। ट्रक बेड के पीछे से 200 मीटर लंबी फायर स्ट्रीम फूटी। आगे वाला मैकेनिकल बीस्ट डॉज भी नहीं कर पाया। शेल्स ने उसे स्काई में ही ब्लो अपार्ट कर दिया। जलता हुआ डेब्रीज रेन ऑफ फायर की तरह गिरा, आसपास की अबैंडन व्हीकल्स पे सिजल करते हुए। फिर उसने कंट्रोल लेवर पुश किया और एमिंग जारी रखी। बाकी 2 मैकेनिकल बीस्ट्स को खतरा फील हुआ। उन्होंने टेरिफाइड श्रीक्स मारी, भागने की कोशिश की, ऊपर जाने की, लेकिन ऑटो कैनन उनसे कहीं ज्यादा फास्ट था। दूसरा बीस्ट टेल पे हिट हुआ, उसका पूरा लोअर हाफ उड़ा दिया गया। बैलेंस बिगड़ गया उसका, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पतंग हो जिसका धागा टूट जाए। स्पिन करता हुआ वो एक ऑफिस बिल्डिंग की ग्लास कर्टन वॉल से जा टकराया। तीसरे मैकेनिकल बीस्ट ने अभी अपने बेली का एसिड सैक खोला ही था अटैक के लिए, तभी शेल्स की एक बराज ने उसे मिड एयर में ही उसके एसिड समेत ब्लास्ट कर दिया। मैंने गहरी सांस ली उस तीखी गन पाउडर स्मोक की। क्या कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो मुझे थोड़ी सी भी हार का एहसास करा सके? ये बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नीचे से एक जोर का ब्लास्ट हुआ। 880 टन का व्हीकल थोड़ा सा हिला, जमीन का एस्फॉल्ट लहरों की तरह उठा और एक म्यूटेटेड हेवी एक्सकवेटर साइड से जमीन फाड़ते हुए बाहर निकला। उसके जायंट स्टील जॉज फोर्ट्रेस के लेफ्ट रियर व्हील पर जा पड़े। उसके नीचे दांत ट्रैक आर्मर के गैप्स में घुस गए और मुझे 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन उस एक्सकवेटर ने एक चीज ओवरलुक कर ली थी, वेट का फर्क। वो फ्रैंटिकली अपना हाइड्रोलिक आर्म पीछे खींच रहा था फोर्ट्रेस को लूज करने के लिए, लेकिन फोर्ट्रेस टायरेंट 1 इंच भी नहीं हिला। मैं अंदर बैठे बैठे मुस्कुराया और कंट्रोल संभाले। आज दिखा देता हूँ रियल इंडस्ट्रियल ग्रेट क्रशिंग क्या होती है। फिर रिवर्स इंजन फुल पावर पे रोर कर उठी। फोर्ट्रेस टायरेंट के मैसिव व्हील्स उल्टे घूमने लगे। जो एक्सकवेटर टायर पे क्लैंप था वो जमीन में धंसता चला गया। सिर्फ 5 सेकंड में वो पूरा क्रश होकर जमीन में प्रेस हो गया। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन बजी, लेवल 1 म्यूटेंट किल्ड, एक्सकवेटर टाइप +50 मेटल ओरिजिन पॉइंट्स। मैं अंदर बैठ के सर हिलाने लगा। अभी भी बोरिंग है। इस दुनिया में मुझे हिला सकने वाली चीज़ सिर्फ कोई और भारी चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। मुझे हार दिखाना मुश्किल है।
बैटल खत्म हुआ। इंटरसेक्शन पे एक मर्दानी खामोशी छा गई। जो लो लेवल म्यूटेंट व्हीकल्स थोड़ी देर पहले सड़कों पर दौड़ रही थीं, वो सब अब जमीन पर बैठ के कांप रही थीं। मैंने उन छोटी मछलियों का पीछा नहीं किया, बल्कि नजर डाली उन मैकेनिकल बीस्ट्स के रैकेज पर जो मैंने तबाह किए थे। एपोकलिप्स में किलिंग गोल नहीं होती, रिसोर्सेज यही असली प्राइस है। मैंने बटन दबाया। फोर्ट्रेस आइलैंड के दोनों साइड से फ्लेक्सिबल मैकेनिकल टेंटिकल्स बाहर निकले। ये वही मेंटेनेंस आर्म्स थे जो मैंने मॉड शॉप में एक विम्प लगवाए थे। अब वो परफेक्ट स्कैवेंजिंग टूल्स बन गए थे। एक मैकेनिकल आर्म प्रिसाइजली एक्सकवेटर के स्क्रैप मेटल में घुसा और एक ब्लू ग्लोइंग कोर क्रिस्टल बाहर खींच ली। फिर फ्लैटन फरारी से स्पीड मॉड्यूल कोर। मैंने फोर्ट्रेस आयरन को वो सारे कोर्स डिवार करवा दिए। थोड़ी देर में एक वार्म करंट पूरे व्हीकल में दौड़ गई। Absorption successful. Armor strength increased by 0.5%. Skill fragment obtained. Instant acceleration. 10 fragments needed to unlock. फिर से रंबलिंग शुरू हो गई। काला बीस्ट जमीन पर बिखरे रैकेज को रोल करता हुआ सिटी के एज पे लॉजिस्टिक्स पार्क की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में हाईवे पे एक अजीब सा सीन दिखा। सबसे आगे था वो मैसिव ब्लैक माइनिंग ट्रक, बिल्कुल ऐसा जैसे स्काई को रोक लिया हो। वो रास्ते में आई रेक्ट व्हीकल्स और भटकते लो लेवल व्हीकल्स को रूथलेसली साइड में फेंकता हुआ चल रहा था, रुइंस में से जबरदस्तन एक वाइड रोड बनाता हुआ। और मेरे पीछे कोई 200 मीटर दूर एक छोटा सा कॉन्वॉय कॉशियसली फॉलो कर रहा था। 3 प्राइवेट कार्स और एक छोटा पैंडल वैन। रेडार पे मुझे पहले ही पता चल गया था उनके बारे में, लेकिन मैंने उन्हें भगाया नहीं। अपोकलिप्स के पहले दिनों में जो लोग सिचुएशन जल्दी पढ़ के किसी स्ट्रांग बंदे की छाया में छुप जाते हैं, वो थोड़ा ज्यादा जीते हैं। और कुछ कैनन फॉडर पीछे हो तो अलार्म का काम भी देते हैं। लेकिन जब कॉन्वॉय ब्रिज पे पहुंची तो उन्होंने देखा ब्रिज हेड ऑलरेडी ब्लॉक था। 1 दर्जन से ज्यादा मॉडिफाइड पिकअप्स और एसयूवीज रास्ते पे खड़ी थीं। उनकी गाड़ियां एक क्रूड बैरिकेड बना रही थीं। कुछ मर्द छत पे खड़े थे, शॉटगन्स और फायर एक्सेस लिए। हर एक की शक्ल खपतिया लग रही थी। अपोकलिप्स शुरू हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए थे और इंसान की बुराई पहले से सरफेस पे सर चुकी थी। इन्होंने एक की रोड पे कब्जा कर लिया था, सिर्फ अपनी जान बचा के भाग रहे लोगों को लूटने के लिए। सब गाड़ियां रुको, वहीं रुको। एक गंजा लीडर रेंज रोवर की छत पर खड़ा था और एक रेड सिग्नल बैटन हिला रहा था। उनकी नज़र में सिटी छोड़ने वाली हर गाड़ी को टोल देना था। मेरे पीछे वाली गाड़ियां साफ डर गईं, कुछ तो पलटी भी लेने लगीं। ये देख के मैंने स्पीड कम नहीं की, बल्कि एक गियर और बढ़ा लिया और सीधा आगे बढ़ा। वो मैसिव ब्लैक ट्रक की बड़ी सी शैडो धूप में पड़ी और पूरे बैरिकेड एरिया को ढक लिया। गंजे बंदे का कॉकी एक्सप्रेशन वहीं फ्रीज हो गया। जैसे जैसे डिस्टेंस कमा, उसने फाइनली देखा क्या आ रहा है इसकी तरफ। वो एक हाई पिच्ड पैनिक स्क्रीम मारते हुए बैटन फेंक के रेंज रोवर में घुसने लगा, लेकिन उसके आदमी थोड़ा लेट थे। एक ने तो इंस्टिंक्ट में शॉटगन उठाकर स्टील फोर्ट्रेस के टायर पे फायर भी कर दिया। बिल्कुल बेकार। मैंने फोर्ट्रेस टायरेंट का मैसिव रैम सीधा उस बैरिकेड में घुसेड़ दिया, पिकअप्स और एसयूवीज के इस झुंड में, पहले की वो गंजा बंदा अंदर घुस पाता। मैसिव इंपैक्ट ने उसे उड़ाता हुआ गार्ड रेल से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। सिर्फ 3 सेकंड में बैरिकेड खत्म। चारों तरफ क्रश्ड गाड़ियां बिखरी थी। मैंने उन्हें एक नज़र भी नहीं दी। फोर्ट्रेस टायरेंट सीधा ब्रिज पे चढ़ा दिया। जाते जाते उन व्हीकल्स के कोर्स भी उठा लिए। थोड़ी देर में फोर्ट्रेस टायरेंट को एक सर्विस एरिया के प्लाजा में लाके खड़ा किया कोर्स सॉर्ट करने के लिए, और साथ ही पीछे वाले लोगों का भी कुछ करना था। जैसे ही गाड़ी रुकी, पीछे वाली गाड़ियां भी करीब 30 मीटर दूर जाके रुक गई। दरवाजे खुले और कुछ लोग कांपते हुए बाहर निकले। एक सूट वाला मिडिल एज्ड बंदा सिगरेट्स का पैकेट उठाया था। एक यंग कपल एक दूसरे का सहारा लिए खड़े थे और एक यंग वुमन वर्कवेयर में टाइटली एक रेंच पकड़ी थी। सबने एक दूसरे को देखा, फिर हिम्मत करके उस माइनिंग ट्रक की तरफ बढ़े जो वहां मंदिर की तरह खड़ा था। मैंने कैब का दरवाजा पुश करके खोला और ऊपर से उन्हें देखा। हाथ में एक मॉडिफाइड नेल गन थी जो मैं चिल से घुमा रहा था। ठंडे लफ्जों में बोला, पूरे रास्ते पीछे आते रहे, गैस के पैसे दो। ये जोक था, लेकिन उस वक्त वो रॉयल डिक्रीद ऐसा लगा। सूट वाला मिडिल एज्ड बंदा जल्दी आया, आवाज़ कांप रही की, सर शुक्रिया, अभी जो रास्ता साफ किया बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ बुरा नहीं चाहते, गाड़ी में पानी और खाना है, सब आपका, बस इतना चाहते हैं कि आपके साथ रहने दें। ये सुन के मेरे होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आई। मेरे साथ रह भी पाओगे? तभी वो यंग गर्ल अचानक बोली, रह लेंगे चाहे जान जाए। मैं जानती हूँ आप कहाँ जा रहे हो, कैंप बनाना चाहते हो ना? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, गाड़ियाँ ठीक कर सकती हूँ, काम आऊँगी। यंग कपल वाली लड़की ने भी जल्दी हाथ उठाया, मैं खाना बना सकती हूँ। वो स्टर्डी मिडिल एज्ड बंदा अपनी आईडी निकाली, मैं डॉक्टर हूँ, अभी दवाई नहीं है लेकिन इंजरी ट्रीट कर सकता हूँ। मैकेनिक, डॉक्टर, लॉजिस्टिक्स। मैंने एक आईब्रो उठाई। ये तो एक्चुअली सॉलिड लाइनअप है अपोकलिप्स के पहले दिनों के लिए। इस लाइफ में मुझे इनविंसिबल फोर्ट्रेस मिली है, फिर भी लोग आराम करते हैं। कुछ काम सच्ची में एक्स्ट्रा हाथ मांगता है। तो मैं एक सेकंड चुप रहा, फिर ठंडे लफ्जों में बोला, फ्री लोडर्स नहीं रखता, साथ रहना है तो पीछे मत रहना।
उन सबके लिए ये वर्ड्स हेवन का म्यूजिक जैसा था। नीचे वाले लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि आंखें भर आईं। चारों तरफ बीस्ट से इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी, और एपोकलिप्स के पहले दिन ही इतने पावरफुल बंदे के साथ रहने का मौका मिलना, ये तो सीधा भगवान की मेहरबानी थी। कैब के अंदर मैं चुपचाप सोचने लगा। जंग शाव खत्म, रोड के थक गए, फॉलोअर्स आ गए, डे 1 परफेक्ट। अब वो चीज़ लेने का वक्त आया। मैंने जैकेट की जेब से क्रम्पल्ड मैप निकाली और एक रेड सर्कल वाली जगह पर टैप किया। वो सिटी के नीचे एक एयर रेड शेल्टर था, लेजेंडरी मिलिट्री सप्लाई डिपो। वहाँ वो रिएक्टर कंपोनेंट था जो मुझे अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन के लिए चाहिए था। लिंग हाई सिटी के वेस्टर्न सबर्ब्स में एयर रेड शेल्टर का एंट्रेंस। ये जगह पहले एक मिलिट्री जोन था, एक अबैंडन फैक्ट्री की तरह डिस्गाइज्ड किया हुआ। भारी वायर फेंस काफ़ी पहले से रस्ट खा चुका था और नीचे छुपा था एक वॉर टाइम सप्लाई डिपो। वो काला माइनिंग बेहीमोथ एक कंक्रीट ब्लास्ट डोर के सामने आ रुका, करीब 10 मीटर ऊंची। डोर आधा मीटर मोटी थी। पहले इसे खोलने के लिए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक की और आयरिस स्कैन चाहिए था, लेकिन एपोकलिप्स के बाद जो ईएमपी आया, इलेक्ट्रॉनिक लॉक तब का जल चुका था। डोर अब एक डेड एंड था। पीछे वाला कॉन्वॉय भी रुक गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली लड़की सूजू गाड़ी से कूदी। हाथ में टूल बॉक्स लिए वो माइनिंग ट्रक के बड़े से टायर की तरफ जॉगिंग करती आई। ऊपर डार्क कैब की तरफ सर उठाकर चीखी, बॉस, ये डोर हाइड्रोलिक्स पे चलता है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक टूट गया है, लेकिन मैं बैकअप पावर शॉर्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ या मैनुअल प्रेशर रिलीफ वाल्व धुन सकती हूँ। कैब की खिड़की थोड़ी सी नीचे आई। अंदर से एक ठंडी आवाज़ आई, बहुत स्लो है। अपोकलिप्स में टाइम ही लाइफ है, और जब एब्सोल्यूट मास हो सामने तो कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं सकता। मैंने उस मैसिव कॉन्क्रीट डोर को देखा। रडार दिखा रहा था कि पीछे 3 किलोमीटर लंबा मेन टनल फोर्ट्रेस था। रैमिंग मोड एडजस्ट हुआ। माइनिंग ट्रक ने एक लो रोर मारा और 50 मीटर पीछे गया। फिर 880 टन वेट और 3000 से ज़्यादा हॉर्स पावर के थ्रस्ट के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। जिस सेकंड वो डोर से टकराया, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी एक ही पॉइंट पे अनलीश हो गई। वो ब्लास्ट डोर, जो सपोजिडली न्यूक्लियर शॉक वेव भी बर्दाश्त कर सकता था, प्योर फिजिकल फोर्स के आगे एक हार्श क्रैक के साथ कंक्रीट में टूट गया। फिर पूरा डोर अंदर की तरफ रैम हुआ और एक थंडरस क्रैश के साथ ढाए हो गया। और मेरी फोर्ट्रेस बस रैम पे थोड़ी सी पेंट गई। मैंने गैस दबाया। काला व्हीकल डोर के रैकेज पे चढ़ता हुआ अंधेरी अंडरग्राउंड टनल में घुस गया। पीछे वाले सर्वाइवर्स हैरान थे, लेकिन फिर भी पीछे पीछे चले आए। टनल के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ माइनिंग ट्रक के ऊपर के 4 सर्च लाइट्स थे, जो अंधेरे में 4 तलवारों की तरह रोशनी काटते थे। हवा में एक बासी मोटर ऑयल और फंगस की स्मेल थी। अचानक रडार पे रेड डॉट्स का एक घना क्लस्टर दिखा, मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन वार्निंग के साथ। ये जगह पहले बहुत सारे ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम से लैस थी। मैकेनिकल स्पार्क की रेडिएशन ने इन लाइफलेस मशीन्स को भी म्यूटेट कर दिया था। टनल की सीलिंग पे उल्टे लटके कुछ ऑटोमेटेड सेंट्री गन्स अचानक अपनी बैरल्स घुमाने लगे। उनके इंफ्रारेड सेंसर्स ने इंट्रूडर्स को फर्मली लॉक कर लिया। फिर एक डेंस गन फायर बर्स्ट हो गई। बुलेट्स माइनकार्ट के फ्रंट आर्मर प्लेटिंग पर बरसे। कोई नॉर्मल व्हीकल होती तो अब तक चलनी हो गई होती, लेकिन फोर्ट्रेस की मरीन स्टील प्लेट्स की थिकनेस के आगे बुलेट से फेंट वाइट मार्क्स छोड़ पाईं। मैंने एक बार भी नहीं हिला। 30 mm ऑटो कैनन वेस्ट करना ठीक नहीं लगा, बल्कि रूफ माउंटेड सेकेंडरी वेपन सिस्टम ऑन किया। वो ट्विन बैरल्ड हाई प्रेशर वाटर कैनन था जो मैंने मॉड शॉप में साइड में लगवाया था। ओरिजिनली ओर धोने के लिए। सिर्फ टैंक में पानी नहीं था, यूज्ड इंजन ऑयल था जो मैंने पेट्रोल स्टेशन से मारा था। 2 काली ऑयल स्ट्रीम्स सेंट्री गन्स पर स्प्रे हुई। फिर एक फ्लेयर फायर किया। फ्लेम्स ने पूरी सीलिंग को 1 सेकंड में निगल लिया। वो म्यूटेटेड सेंट्री गन्स में शायद थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई थी, लेकिन वो फिक्स टारगेट्स थे। ब्लेजिंग फायर में एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स टनल में गूंज गए। पीछे वाला कॉन्वॉय केयरफुली उन अभी भी जलते रैकेज के बीच से गुजरा। सूजू ने उन प्रिसिजन वेपन पार्ट्स को देखा। दर्द हुआ आंखों में। इतना अच्छा स्टफ, ये सर्वो मोटर्स तो अभी भी काम आएंगे। तभी लाउडस्पीकर पे मेरी आवाज़ आई, चाहिए हैं तो 5 मिनट देता हूँ। बैटलफील्ड साफ करो, जो भी काम का हो उठा लो, रिपेयर्स में लगेगा बाद में। सूजू की आंखें चमक गईं। वो तुरंत गाड़ी से कूदी और कुछ लोगों को साथ लेकर फ्रांटिकली पार्ट स्ट्रिप करने में लग गई। यही एक रीज़न था उन्हें साथ लाने का। मुझे एक प्रोफेशनल लॉजिस्टिक्स टीम चाहिए थी जो सारी लूट को कॉम्बैट पावर में बदल सके। थोड़ी देर बाद लंबी टनल क्रॉस करके हम फाइनली सबसे गहरा स्टोरेज एरिया पहुंचे। स्पेस अचानक खुल गई, एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी। एक के बाद एक बड़े शेल्फ्स पे डार्क ग्रीन वुडन क्रेट्स, गन्स, एमो, मिलिट्री रैशंस, बॉडी आर्मर।
अपोकलिप्स में ये एक खजाने की तिजोरी थी। सारे सर्वाइवर्स पागल हो गए। वो डॉक्टर जो हमेशा काम रहता था, वो भी उस वक्त इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज का एक बॉक्स टाइटली पकड़े हाथ कांपते हुए खड़ा था। लेकिन मुझे उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी आंखें स्टोरेज एरिया के सेंटर में एक अलग चेंबर पर टिकी थीं, थिक लेड प्लेटिंग में रैप्ड। ऊपर एक ब्राइट रेड रेडिएशन वार्निंग साइन था। उस चेंबर के अंदर था बेस का बैकअप पावर सोर्स, माइक्रोफिश फ्यूल रॉड्स का कोर सेट। ये ब्लैक टेक था, इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि न्यूक्लियर वॉर के बाद भी बेस 50 साल तक चलता रहे। और यही फोर्ट्रेस टैरेंट के एवोल्यूशन की थी। मैसिव वाल्व घूमना शुरू हुआ। डेकेड से सील वो डोर धीरे धीरे खुला। एक घोंसली ब्लू लाइट क्रैक से बाहर आई। चेंबर के सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट सिलिंड्रिकल कंटेनर खड़ा था। अंदर 3 मेटल रॉड्स फेंट ब्लू ग्लो करते हुए सस्पेंडेड थे। ये थे माइक्रोफिश फ्यूल रॉड्स। प्रोटेक्टिव सूट के बावजूद भी वो हार्ट पाउंडिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन फील हो रही थी। अपोकलिप्स में एनर्जी 3 लेवल्स में बनती है। लेवल 1 फॉसिल फ्यूल एनर्जी, पेट्रोल और डीजल, इनएफिशिएंट, शोर वाला और खत्म होने वाला। लेवल 2 इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, लिथियम बैटरीज और हाइड्रोजन फ्यूल, साइलेंट है लेकिन रेंज लिमिटेड है। लेवल 3 न्यूक्लियर एनर्जी और हायर डिमेंशनल एनर्जी, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एंड्योरेंस, एनर्जी शील्ड्स और बीम वेपन्स पावर कर सकती है। फोर्ट्रेस अभी लेवल 1 पे अटकी थी और ये 3 रॉड्स लेवल 3 तक पहुंचने की थी। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। गाड़ी के अंदर आके साइड वाला मैकेनिकल आर्म ऑपरेट किया और केयरफुली 3 फ्यूल रॉड्स उठा लिए। फिर ट्रक के फ्रंट का मैसिव इनटेक ग्रिल स्लोली खुला। अंदर एक बॉटमलेस डिवोरिंग स्लॉट दिखा। मैकेनिकल आर्म ने फ्यूल रॉड्स उसमें फीड कर दिए। पूरा अंडरग्राउंड स्पेस एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। फिर माइनिंग ट्रक के अंदर से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स फूट पड़ी। डैशबोर्ड के सारे गेजेस एक सेकंड में मैक्स आउट हो गए। कैबिन की पुरानी ऑरेंज येलो नाइटिंग एक ब्लाइंडिंग घोंसली ब्लू में बदल गई। सिस्टम वार्निंग, हाई एनर्जी रिएक्टर कंपोनेंट डिटेक्टेड, एनर्जी डेंसिटी एक्सीड सेफ लिमिट्स, फोर्स्ड एसिमिलेशन इन प्रोग्रेस। व्हीकल वायलेंटली कांपने लगा। इंजन की रोर डीजल की रफ ब्लास्ट से बदलकर एक टर्बो जेट की श्रीक में बदल गई। मैंने कैबिन के अंदर एक दर्द भरी चीख मारी। होस्ट होने की वजह से मुझे भी मैसिव एनर्जी इम्पैक्ट झेलनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नसों में लावा बह रहा हो और आंखों से ब्लू लाइट फूट रही हो। एसिमुलेशन कंप्लीट, एनर्जी सिस्टम अपग्रेडेड, हाइब्रिड माइक्रो न्यूक्लियर फिजन ड्राइव अनलॉक्ड, न्यू स्किल अनलॉक्ड, डिफ्लेक्शन फील्ड शील्ड, न्यू स्किल अनलॉक्ड, ओवरलोड रैम। उस वक्त माइनिंग ट्रक बाहर से ज्यादा अलग नहीं दिखा, लेकिन उसकी सरफेस पे अब एक फेंट ब्लू ग्लो था। एवोल्यूशन अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि बाहर हॉल से टेरिफाइड चीखें आईं। हेल्प बॉस हेल्प! डॉक्टर की आवाज थी। मैंने आंखें खोली। बाहर हॉल एक लिविंग हेल बन चुका था। जिस टनल से हम आए थे वो ऑलरेडी ब्लॉक था। मैकेनिकल रैट्स हर एक साइज में घर बिल्ली जैसे टाइडल वेव की तरह वेंटिलेशन डक्ट्स और दीवारों की दरारों से बाहर निकल रहे थे। और उस रैट स्वाम के बीच में खड़ा था एक जाइगैंटिक मॉन्स्टर, एक म्यूटेटेड गार्बेज ट्रक। उसकी कार्गो बेड एक मैसिव ब्रीडिंग नेस्ट में बदल चुकी थी। नॉन स्टॉप नए मैकेनिकल रैट्स उगल रही थी। ट्रक के आगे काउंटलेस कंपाउंड आइस थे और उनसे फाउल ग्रीन टॉक्सिक गैस निकल रहा था। सूजू, डॉक्टर और बाकी सब एक कोने में दब गए थे। जो राइफल्स उन्होंने अभी अभी उठाई थीं, वो उस ओवरवेलमिंग रैट स्वैम के आगे कुछ भी नहीं थी। कुछ मैकेनिकल रैट्स सूजू पे कूद भी चुके थे। उनके रेजर शार्प गैस उसके गले की तरफ बढ़ने वाले थे। मारने पे तुले हो, परफेक्ट। नई इक्विपमेंट टेस्ट करने का मौका देते हो। फोर्ट्रेस, डिफ्लेक्शन फील्ड एक्टिवेट करो। एक सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लू लाइट स्क्रीन माइनिंग ट्रक से चारों तरफ इंस्टेंटली बर्स्ट होकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो लाइट स्क्रीन गुजरी, मैकेनिकल रैट्स बिल्कुल वैसे गिर गए जैसे मक्खियां इलेक्ट्रिक स्वाटर से टकराती है। उनके इंटरनल सर्किट बोर्ड स्पॉट पे जल गए। ब्लू स्मोक उनके जिस्म से उठने लगी। क्रैकलिंग करते हुए वो जमीन पे गिरे और स्क्रैप मेटल के ढेर में बदल गए। उस मेनेसिंग रैट नेस्ट का एक बड़ा हिस्सा एक झटके में साफ हो गया। सूजू पे चढ़े रैट्स भी स्टिफ होकर उससे गिर पड़े। वो खुद भी गिर पड़ी जमीन पे, बहुत मुश्किल से बची थी। उस जायंट ट्रक को देख रही थी जो अब एक होली ब्लू लाइट में नहा रहा था। आंखें फटी की फटी रह गईं। सबकी हैरानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती थी। मेरी नजर सीधा रैट किंग पे टिकी थी। रैट किंग क्लियरली एनरेज था। उसने एक पियर्सिंग रोर मारा। उसकी कार्गो बेड अचानक वाइड ओपन हो गई और ग्रीन करोसिव वेनम की एक स्ट्रीम सीधा माइनिंग ट्रक की तरफ स्प्रे हो गई। मैंने ना डॉज किया ना हिला, सीधा उस टॉक्सिक स्प्रे में घुस गया। वेनम ब्लू एनर्जी शील्ड पे गिरा, हिस किया और एक सेकंड में वेपराइज हो गया। पेंट को भी हाथ नहीं लगा। यही होता है जब लेवल 3 पावर सोर्स लेवल 1 ओपोनेंट से टकराता है। फिर मैंने नया एक्वायर्ड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोपल्शन सिस्टम में चैनल किया। 880 टन का वो बीस्ट ग्रेविटी से आजाद होता हुआ लगा। स्पीड 2 सेकंड में 100 किलोमीटर तक शूट कर गई। एक ब्लू मीटियोर हॉल के आर पार स्ट्रीक किया।
माइनिंग ट्रक का रैम ब्लू एनर्जी स्टॉर्म में रैप्ड रैट किंग की चेस्ट में जोर से जाके घुसा। उस गार्बेज ट्रक का सीमिंगली हैवी आर्मर न्यूक्लियर पावर्ड इम्पैक्ट के आगे स्टायरोफोम की तरह था। पूरा व्हीकल एक पल में रिप थ्रू होकर तार तार हो गया। रैट किंग चीखता भी नहीं कि मैसिव एक्सप्लोजन ने उसे ढांप लिया। कोर इम्पैक्ट पे ही शैटर हो गया। कचरा और पार्ट्स चारों तरफ उड़े। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल 3 म्यूटेंट किल्ड, स्कैवेंजर टाइप, बायोडिग्रेडेशन मॉड्यूल एक्वायर्ड। हॉल में खामोशी छा गई। अब गॉड लाइक लगने वाला फोर्ट्रेस ड्राइव करते हुए मैंने स्लोली सूजू और बाकी लोगों के सामने आके रोक लिया। ब्लू ग्लो धीरे धीरे फेड हुआ और वो फिर से वही ठंडा काला माइनिंग ट्रक बन गया। विंडो रोल डाउन हुई। मैंने उन सबको देखा जो अब पूरी तरह स्टंट थे और फ्लैटली बोला, सप्लाईज पैक करो, टाइम वेस्ट मत करो, अगले स्टॉप पे कुछ बड़ा शिकार करने जाना है। जब वो काला बीस्ट न्यूक्लियर एनर्जी से पका हुआ एयर रेड शेल्टर से बाहर निकला तो बाहर दुनिया डस्क में थी। ब्लड रेड सेटिंग सन रूइंस पे बिखर रहा था। पूरे लिनहाई सिटी पे एक ओमिनस गोल्डन ग्लो डाल रहा था। पीछे चलती सूजू ने गहरी सांस ली। वो फैसिनेशन से आगे वाले माइनिंग ट्रक को घूर रही थी। उसकी पहले मैट बॉडी अब सीम्स के थ्रू एक घोस्टली ब्लू ग्लो में शिमर कर रही थी। इंजन की आवाज बदल गई थी। अब डीजल कंबस्शन की रफ क्लैटर नहीं थी, कुछ और था। एक जेट इंजन जैसी रिफाइंड टर्बाइन वाइन। वो आवाज सीधा स्पाइन में एक टिंगलिंग प्रेशर भेजती थी। मैंने ट्रक रोका और रियर स्पॉटलाइट ऑन कर दिया। सब सर्वाइवर्स ने एक साथ ब्रेक्स मार दिए। सब नर्वसली एक एक करके बाहर निकले, इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हुए। मैंने हैवी आर्मर डोर पुश करके खोला और नीचे कूदा। मूवमेंट सब काफी लाइट फील हो रही थी। क्लियरली मैक्स एवोल्यूशन ने होस्ट को भी स्ट्रेंथन किया था। मैंने इस शैबी कॉन्वॉय पे एक नजर डाली। एक बॉक्स ट्रक म्यूनिशन से भरा, 3 प्राइवेट कार्स खाना और पानी से पैक्ड। अगर कोई ज़ॉम्बी होड मिलती तो 1 मिनट भी नहीं चलते। तो मैंने माइनिंग ट्रक के पीछे लगे मैसिव टो हुक की तरफ पॉइंट किया। हैवी ड्यूटी हुक था, ट्रेलर स्टो करने के लिए। सूजू, ट्रक बेड में कुछ स्टील केबल्स हैं टैंक सिक्योर करने के लिए। अपनी सारी व्हीकल्स उनसे हुक करके मेरे ट्रक के पीछे अटैच कर दो। सूजू एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। अगर कोई शार्प टर्न आया तो? मैंने ठंडक से काटा। मेरा ट्रक 10 मीटर वाइड है। जहां भी मैं ड्राइव करता हूं वो ओपन ग्राउंड बन जाता है, कोई टर्न नहीं होगा। ये एक एक्सट्रीमली ओवरबेयरिंग टैक्टिक था। 880 टन न्यूक्लियर पावर्ड माइनिंग ट्रक लीड व्हीकल और छोटी सारी गाड़ियां पीछे ड्रैग होती हुई। इस तरह छोटी गाड़ियां खुद रोड ब्लॉक से नहीं लड़ेंगी। इंजन भी स्टॉल हो जाए तो माइनिंग ट्रक शेयर फोर्स से ड्रैग करता रहेगा और एक टाइट डिफेंसिव फॉर्मेशन भी बन जाएगी। 10 मिनट बाद एक अजीब कॉन्वॉय शेप में आ गए। एक लंबा स्टील सर्पेंट जैसा लिनहाई सिटी रिंग एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ा। ये पहले एक मेजर ट्रैफिक आर्टरी हुआ करता था। अब हजारों अबैंडन व्हीकल्स ने रोड ब्लॉक कर रखी थी। कोई एंड नहीं दिख रहा था। कोई आम इंसान ये देख के टूट जाता। लेकिन मैंने सिंपली लो स्पीड क्रूज मोड स्विच कर लिया। आगे लगा मैसिव रैम एक रेड हॉट नाइफ की तरह रास्ते में आई गाड़ियां मर्सिलेसली साइड में धकेलता रहा। पीछे टो हो रहे सर्वाइवर्स अपनी खिड़कियों से रैकेज को दोनों तरफ से भगता हुआ देख रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, हैरानी। उन्हें कुछ नहीं करना था, बस उस आगे वाले गॉड लाइक फिगर के पीछे रहना था। वो खुद उनके लिए सर्वाइवल का रास्ता काट रहा था। यही होता है जब कोई पावरफुल बंदा आपको कैरी करता है। डॉक्टर ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और फर्स्ट एड किट को और ज्यादा कसकर अपने से सीने से लगा लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सारा शोर ऊपर से हंटर्स को खींच रहा था। मैं ड्राइवर सीट में बैठा, सामने होलोग्राफिक रडार पे अचानक रेड डॉट्स का एक घना झुंड दिखा। जमीन पे नहीं, स्काई से नीचे डाइव कर रहे थे। अपोकलिप्स में जमीन पे ज्यादा शोर करो तो स्काई के स्कैवेंजर्स आ जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ से देखा, काले बादलों का एक झुंड तेजी से हमारे तरफ आ रहा था। म्यूटेटेड गार्गोइल ड्रोन्स का स्वार्म था। सिविलियन कैमरा ड्रोन्स और म्यूटेटेड बर्ड्स ऑफ प्रे के फ्यूजन से बने मॉन्स्टर्स थे। उनके प्रोपेलर्स शार्प बोनी रोटर्स में बदल गए थे। कैमराज रेड कॉम्पाउंड आईज में बदल गए थे। नीचे माइक्रो बॉम्ब्स या शार्प ग्रैपलिंग हुक्स लटके थे। कम से कम 500 थे। उनकी पियर्सिंग बज में इंजन की रोर को दबा दिया। अगला सेकंड काला बादल बिल्कुल ऊपर था। काउंटलेस माइक्रो बॉम्ब्स उले, बिल्कुल ओलो की तरह। हर एक ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन इतनी तादाद में एक नॉर्मल व्हीकल को फ्लिप करने के लिए काफी थे। पीछे एक प्राइवेट कार की विंडशील्ड 1 सेकंड में शैटर हो गई। ड्राइवर की चीख आई। जिंदा था या नहीं पता नहीं। मेरी उंगलियां कंट्रोल पैनल पे तेजी से दौड़ी। न्यूक्लियर शील्ड, फुल पावर कवरेज। वही जाना पहचाना ब्लू बैरियर फिर से उभरा, लेकिन इस बार रिएक्टर ऑपरेशनल था। शील्ड की रेंज बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई थी। एक मैसिव हेमीस्फेरिकल डोम पीछे छोटी कॉन्वॉय को भी कवर कर गया। बॉम्ब्स एनर्जी शील्ड पे लगे और ब्लू रिपल्स में बर्स्ट हो गए, लेकिन एक स्क्रैच भी नहीं कर सके। अब मेरी बारी। मैंने ठंडा सा हंसा। ऑटो डिफेंस सिस्टम, टारगेट्स लॉक करो, सारे एयरबॉर्न यूनिट्स पे फायर एट विल। ट्रक बेड के पीछे वाली कैमोफ्लॉज स्टार फिर से हट गई। ट्विन माउंटेड 30 mm ऑटो कैनन टरेट ने सर उठाया। डाइविंग ड्रोन स्वॉर्म एक फायर की दीवार से जाके टकराया। काउंटलेस बर्निंग फ्रैगमेंट्स ब्लू शील्ड पे बरसे।
कॉन्वॉय में सूजू ने धीरे से सर उठाया, एक नजर देखा और वो वहीं स्टंट सी रह गई। वो काला माइनिंग ट्रक एक टावरिंग फोर्ट्रेस की तरह तबाही के सेंटर में तना खड़ा, आसमान और जमीन दोनों से फायर पावर अनलीश कर रहा था। सूजू की उंगलियां खिड़की के फ्रेम पे कसकर जम गईं। एक मैकेनिक होने की वजह से वो सिर्फ किलिंग नहीं देख रही थी, वो एनर्जी इन मोशन की अल्टीमेट ब्यूटी देख रही थी। इतनी देर तक ब्रेक थ्रू न कर पाने के बाद ड्रोन स्वॉर्म फाइनली स्प्रेड आउट हो गया। बादलों के अंदर से एक मैसिव शैडो स्लोली नीचे उतरी। लॉर्ड क्लास आयरन विंग ग्रिफिन, एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर और ईगल के फ्यूजन से बना मॉन्स्टर। विंग स्पैन 20 मीटर से ज्यादा, रोटर्स एनॉर्मस विंग्स में बदल गए थे। नोज के नीचे रियल एयरक्राफ्ट कैनन्स और रॉकेट लॉन्चर्स माउंटेड थे। वो एलिवेटेड हाईवे के ऊपर लगे गैंट्री पे उतरा। उसके बड़े पंजे कंक्रीट क्रॉस बीम में गहरे घुस गए। उसके रेड ग्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक आईज मेरी माइनिंग ट्रक पे लॉक थीं। बिना कुछ कहे ग्रिफिन लॉर्ड ने सीधा 2 रॉकेट्स फायर किए। शील्ड पे लगे। ब्लू बैरियर वायलेंटली हिला। अलार्म्स इंस्टेंटली बजे। इंटरेस्टिंग, फाइनली कुछ ऐसा मिला जो मेरा डिफेंस ब्रेक कर सकता है। मुझे बिल्कुल पैनिक नहीं था। मैंने स्टीयरिंग व्हील जोर से जग किया, डाउनहिल मोमेंटम यूज करके सीधा गैंट्री की तरफ स्पीड की। ग्रिफिन लॉर्ड दूसरी वॉली फायर करने ही वाला था कि मैंने वो रेड बटन दबाया। एक हाई प्रेशर स्ट्रीम ऑफ फ्यूल मिक्स्ड विद न्यूक्लियर रेडिएशन एक ब्लू फायर ड्रैगन की तरह सीधा ग्रिफिन लॉर्ड पे स्प्रे कर दिया। फिर एक इंसेंडरी राउंड ने काम तमाम कर दिया। ग्रिफिन लॉर्ड 1 सेकंड में मैसिव फायरबॉल में बदल गया। पहले से फ्लैमेबल एविएशन फ्यूल जल उठी और न्यूक्लियर एनर्जी की इंटेंस हीट में उसके मेटल फेदर्स पिघलने लगे। उसका मैसिव बॉडी बैलेंस खोके एक मीटियोर की तरह हाईवे पे क्रैश हुआ, सीधा माइनिंग ट्रक के सामने जाके गिरा। मैंने कोई रहम नहीं किया। फोर्ट्रेस टायरेंट सीधा उसके ऊपर से गुजर गया। आर्म्ड हेलीकॉप्टर का आर्मर भी 100 टन के प्रेशर के नीचे चपटा हो गया। बैटल खत्म। 5 किलोमीटर रेडियस के आसमान साफ। उस एरिया के ऊपर से फिर कोई चिड़िया भी नहीं उड़ी। आखिरकार मिडनाइट को हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, लिन हाई इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। यहाँ जमीन वाइड ओपन थी, चारों तरफ मजबूत फॉल्स थीं और मेन बिल्डिंग एक ह्यूज स्टील एग्जीबिशन हॉल था। फोर्ट्रेस बनाने के लिए परफेक्ट जगह, और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ का अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज इतना बड़ा था कि ये मैसिव माइनिंग ट्रक भी फिट हो सके। मैंने ट्रक कन्वेंशन सेंटर प्लाजा के बीच में पार्क किया। पीछे वाली छोटी व्हीकल्स भी रुक गईं। सबने दरवाजे खोले और कांपती टांगों पे बाहर निकले। उन्होंने माइनिंग ट्रक को देखा, अभी भी बिल्कुल अनहार्म्ड, और उनकी आंखों में हैरानी के सिवा कुछ नहीं था। मैं ट्रक से नीचे कूदा, हाथ में बियर की कैन थी। आज रात यहाँ कैंप करते हैं। सुजू, कुछ लोगों को साथ लो और बैकअप जनरेटर्स चेक करो, कोई टूटा हो तो ठीक करो। डॉक्टर, हॉल के अंदर मेडिकल सप्लाईज कलेक्ट करो। बाकी सब व्हीकल्स का सर्कल बनाओ और पेरीमीटर सेट करो। सब काम पे लग गए। मैं अकेला माइनिंग ट्रक की छत पे चढ़ गया। मैसिव कैनन टरेट के पास बैठ के बियर का टैप पॉप किया और ठंडी बियर का एक घूंट लिया। दूर आसमान में फ्लेम्स उठ रही थीं, फेंट चीखें आ रही थीं, और मेरे पाँव के नीचे था एक इनविंसिबल फोर्ट्रेस और एक पूरी तरह लॉयल फॉलोअर्स की टोली। अब वक्त था इस सिटी को बताने का, इसका नया मालिक कौन है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 3 दिन निकल गए। इन 3 दिनों में मैं खाली नहीं बैठा। सुजू ने कुछ मशीनरी जानने वाले सर्वाइवर्स को लीड किया और फोकलिफ्ट्स और स्टील बीम्स यूज करके फोर्ट्रेस टायरेंट की मेंटेनेंस की। डॉक्टर ने एक प्रॉपर फील्ड हॉस्पिटल सेट कर लिया। पूरी टीम जो पहले नर्वस और एज पे थी, अब एक फाइनली ट्यून्ड मशीन बन गई। लेकिन वो चेन चौथे दिन की सुबह टूट गई। जमीन पे छोटे छोटे पत्थर एक स्टेडी रिदम में बाउंस करने लगे। कप में पानी पे रिपल्स उभरे। मैंने आंखें खोली और दूर से डीजल इंजन्स के एक बड़े ग्रुप की रोर पकड़ ली। होराइजन पे एक बड़ा येलो डस्ट का बादल उठा। एक मैसिव कॉन्वॉय कन्वेंशन सेंटर की तरफ आ रही थी। ये ज़ॉम्बी व्हीकल्स नहीं थी, ये ह्यूमन हाथों से बनाए गए वॉर मशीन्स थे। पूरी फ्लीट हेवी ड्यूटी पिकअप्स और मॉडिफाइड ऑफ-रोड व्हीकल्स की थी। कुछ कैश ट्रांसपोर्ट ट्रक्स थीं जिन पे स्टील प्लेट्स वेल्ड की गई थीं। सब पे ब्लड रेड स्कल एम्ब्लेम्स थे। हर व्हीकल के ऊपर या तो हैवी मशीन गन था या होममेड रॉकेट लॉन्चर। और कॉन्वॉय के बिल्कुल सेंटर में सबसे घिरा हुआ एक मैसिव बीस्ट था, एक लैंड क्रूजर, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग हैवी फ्लैट बेड ट्रेलर से कन्वर्ट किया हुआ। उसमें 3 मंजिला कमांड टावर बना था और एक ह्यूज क्रेन आर्म भी लगा था। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये थे ब्लड्स का लीजन, पिछली लाइफ से। लिन हाई सिटी की सबसे बड़ी रेडर फोर्स। सुना था इनके लीडर बुचर के बारे में, जो म्यूटेटेड व्हीकल्स हंट करने में एक्सपर्ट था। उनके कोर्स छीन लेता था और फ्यूल लूट लेता था। थोड़ी देर में सुजू की कांपती आवाज रेडियो पे आई, बॉस, इन्होंने मेन गेट ब्लॉक कर दिया है। फिर वो लैंड क्रूजर से एक ह्यूज लाउड स्पीकर ने एक हार्श पियर्सिंग साउंड निकाली, अंदर वाले सुनो,
मैं ब्लड्स का लीजन का डेप्यूटी कमांडर हूँ। वो व्हीकल और उसके अंदर का एनर्जी कोर हवाले करो, जिंदगी बख्श देंगे। ब्लड्स का लीजन की ये डजन्स आर्म्ड व्हीकल्स किसी भी छोटे शेल्टर को ओवररन करने के लिए काफ़ी थीं। कन्वेंशन सेंटर में बिल्कुल खामोशी छा गई। सबकी आंखें प्लाजा के सेंटर की तरफ मुड़ी, उस संकन काले बीस्ट की तरफ जो वहां खड़ा था। मैं मुस्कुराया। एनर्जी कोर, ये मेरा दिल था, मेरी जिंदगी मांगता है तो अपनी देने की तैयारी करो। मैंने लाउडस्पीकर बटन दबाया। मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन मैसिव स्पीकर एरे ने उसे पूरे बैटलफील्ड तक पहुंचा दिया। भाग जाओ या मर जाओ। बाहर रेडर्स 1 सेकंड के लिए फ्रीज हुए, फिर हंस पड़े। इजी वे रिफ्यूज कर लिया तो अब हार्ड वे मत रोना, चलो इस जगह को फ्लैट कर दो। उस कमांड पे डजन्स रॉकेट्स फ्लेम्स ट्रेल करते हुए आगे बढ़े और कन्वेंशन सेंटर की ग्लास कर्टन वॉल पे रेन ऑफ फायर की तरह स्लैम किए। मैं किसी कवर के पीछे नहीं गया। वो मैसिव ब्लैक माइनिंग ट्रक एग्जीबिशन हॉल के फ्रंट ग्लास डोर सीधा तोड़ता हुआ प्लाजा में निकला, बिल्कुल एक पिंजरे से छूटे शेर की तरह। ब्लू शील्ड बुलेट्स और रॉकेट्स की बारिश के नीचे डैजलिंग लाइट के साथ चमका। सिर्फ रिपल्स, ट्रक को कोई नुकसान नहीं। रेडर्स टन थे। हेविली आर्मर्ड व्हीकल्स पहले देखे थे, लेकिन अपनी एनर्जी शील्ड वाले कभी नहीं। इस बार सिर्फ माइनिंग ट्रक के दोनों साइड्स का 20 मिलीमीटर ऑटोकैलन नहीं था। 2 रोज टाइटली पैक्ड लॉन्च पोर्ट्स अचानक बाहर निकले। ये थे मैन्ड पोर्टेबल थर्मोबैरिक बॉम्ब्स जो मैंने रस्ते में आर्मरी से उठाए थे। सुजू ने उन्हें व्हीकल माउंटेड मल्टीपल लॉन्चर में मॉडिफाई कर दिया था। 24 थर्मोबैरिक बॉम्ब्स रोर करते हुए निकले। वो डजन व्हीकल्स 1 सेकंड में स्क्रैप मेटल में बदल गईं। रेडर्स अंदर चीख भी नहीं पाए, प्रेशर वेव ने पहले ही उनके लंग्स शैटर कर दिए। वैनगार्ड की तबाही ने ब्लड्स का लीजन को डराया नहीं, उल्टा और सैवेज हो गए। ये न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर्ड व्हीकल है, इसे ले लें तो दुनिया हमारी होगी। वो मैसिव लैंड क्रूजर फाइनली हिली। एक डीरेल ट्रेन की रोर करते हुए प्लाजा में घुसी। उसका वेपन कैनन नहीं था, वो अनॉर्मस क्रेन आर्म था। उससे एक 10 टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्शन पैड लटका था, म्यूटेटेड व्हीकल्स कैप्चर करने के लिए स्पेशली डिजाइंड। एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने मेरे माइनिंग ट्रक को एनगल्फ कर लिया। कोई नॉर्मल म्यूटेटेड व्हीकल होती तो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स तब तक डिसेबल हो चुके होते, लेकिन फोर्ट्रेस टायरन के पास न्यूक्लियर एनर्जी शील्ड थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीटली ब्लॉक हो गईं। मैंने उस मैसिव क्रेन आर्म को अपनी तरफ बढ़ते देखा, आंखों में हल्की सी डिसडेन। मैंने लो रेंज 4 व्हील ड्राइव में स्लैम किया और पीछे हटने की जगह आगे बढ़ा, सीधा लैंड क्रूजर में घुस गया जो मेरे ट्रक से डबल लंबी थी। एक अर्थ शैटरिंग क्रैश के साथ दोनों मैसिव व्हीकल्स ने एक दूसरे को हिट किया। जमीन वायलेंटली हिली। कंक्रीट प्लाजा 1 सेकंड में टूट फूट गई। लैंड क्रूजर का फ्रंट एंड कांटेक्ट होते ही अंदर की तरफ क्रम्पल हो गया, लेकिन अपनी एक्स्ट्रा लॉन्ग बॉडी और 20 व्हील्स की ट्रैक्शन की वजह से वो माइनिंग ट्रक का इम्पैक्ट झेल गया। क्रूजर के कमांड टावर पे बुचर, वो मोटा चेहरा पागलों की तरह रोर किया, इसे पकड़ लो। मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्शन पैड माइनिंग ट्रक की शील्ड पे जोर से स्लैम किया, शियर फिजिकल फोर्स से उसे क्रश करने की कोशिश कर रहा था। कैब के अंदर रेड वार्निंग लाइट्स फ्लैश कर रही थीं, लेकिन मैं बेहद काम था। मैंने रेडियो में कुछ अजीब सा कहा, सुजू वो वाला उड़ा दो। हुआ ये था कि अभी जो कोलिजन हुई थी उसमें सुजू का पायलटेड सेल्फ डिस्ट्रक्ट रोबोट क्वाइटली लैंड क्रूजर के चैसी के नीचे स्लिप हो गया था, बिल्कुल मेन फ्यूल टैंक के नीचे। जैसे ही सुजू ने डेटोनेटर दबाया, एक वायलेंट एक्सप्लोजन ने क्रूजर के अंडर कैरेज को 1 सेकंड में टैर कर दिया। पूरा व्हीकल डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन मेन ड्राइव शाफ्ट उड़ गया और फ्यूल टैंक जल गया। आग 1 सेकंड में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैंने उस ब्रीफ स्टिफनेस का मौका देखा। शील्ड सस्टेन करने वाली एनर्जी फील्ड को 1 सेकंड में रिवर्स कंप्रेस किया, फिर माइक्रो रैम के थ्रू अनलीश कर दिया। एक ब्लू शॉक वेव जो नेकेड आई से क्लियरली विजिबल थी, सीधा लैंड क्रूजर के बॉडी के थ्रू शॉट हो गई। वो एरोगेंट लैंड क्रूजर बीच से टूटने लगा। उसका मैसिव कील स्नैप हुआ। कमांड टावर बुचर की डेस्परेट चीखों के साथ नीचे क्रैश हुआ। मैंने माइनिंग ट्रक आगे बढ़ाया और फिर से क्रश कर दिया। मैसिव इंजीनियरिंग टायर्स क्रूजर के रैकेज पे चढ़े और इस मोबाइल फोर्ट्रेस को और उसके अंदर की सारी एम्बिशन को पूरी तरह पैर तले रौंद दिया। बाकी बचे रेडर्स 1 सेकंड में बिखर गए। उन्होंने वेपन्स और आर्मर फेंके और अपने बचे कुचे रेक्स में चारों तरफ भाग गए। मैं जलते रैकेज के ऊपर रुका और बैटलफील्ड के ऊपर से देखा। सुजू और डॉक्टर लोग शेल्टर से बाहर भागे। सब माइनिंग ट्रक के चारों तरफ जमा हो गए, चीयरिंग करते हुए। उन्होंने देखा वो काला बीस्ट जो रूइंस के ऊपर खड़ा था और कैब में बैठे उस बंदे को जो बिल्कुल एक गॉड जैसा लग रहा था। उस पल वो सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं थे, वो इस नए किंग के प्रजा भी थे। बैटल खत्म होने के अगले दिन कन्वेंशन सेंटर का सीन बिल्कुल बदल गया था। मैंने किसी को रेस्ट नहीं करने दिया। फ्रैंटिक कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। वो डिस्ट्रॉयड लैंड क्रूजर तबाह था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट स्टील प्लेटिंग, वेपन्स और सप्लाईज छोड़ गए थे।
सुजू ने वर्कर्स को डायरेक्ट किया, उन स्टील प्लेट्स को उठारो और कन्वेंशन सेंटर की वॉल्स पे वेल्ड करो, एक असली स्टील वॉल बनाओ। डॉक्टर ने रेडर्स के छोड़े हुए मेडिसिन सॉर्ट किए और एक ऐसा फील्ड हॉस्पिटल सेट कर लिया जहां सर्जरी भी हो सके। और मैंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। फोर्ट्रेस टायरेंट को एग्जीबिशन सेंटर की मेन हॉल में पार्क किया, फिर थिक पावर केबल्स को एक सेट कनेक्ट किया, मोड स्विच किया, कोर पावर सप्लाई मोड। माइनिंग ट्रक का माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे बेस को पावर करने लगा। लाइट्स जल गईं, एसी शुरू हो गया, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम काम करने लगा। एग्जीबिशन हॉल के ऊपर वाला जाइंट स्क्रीन भी जल उठा। इस पिच ब्लैक डेथली साइलेंट पोस्ट अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में एग्जीबिशन सेंटर एक ऐसी सिटी बन गई जो कभी सोती नहीं थी। अब ये सिर्फ एक टेम्परेरी शेल्टर नहीं था, ये था टायरेंट सिटी। 1 महीने बाद टायरेंट सिटी डबल साइज का हो गया था। आसपास के सर्वाइवर्स यहां आने लगे शेल्टर ढूंढते हुए। उस वक्त मैं एग्जीबिशन सेंटर की छत पे खड़ा था। मेरे पास था फोर्ट्रेस टायरेंट, जो एक बार फिर अपग्रेड हो चुका था। अब उसमें लैंड क्रूजर से लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन आर्म फिट हो गया था। लिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी भी आ गई थी। फिक्स्ड गन टरेट बंकर में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तभी सुजू एक टैबलेट लेकर आई, चेहरा गंभीर था। बॉस, रेडार ने कोस्ट के पास एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशंस पिक की हैं। एनर्जी रीडिंग हमारी रीडिंग से 10 टाइम्स ज्यादा है। मैंने टैबलेट लिया। स्क्रीन पे एक मैसिव रेड शैडो थी जो धीरे धीरे समंदर से ऊपर आ रही थी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, म्यूटेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके पूरे बॉडी पे लिम्स और टेंटिकल्स थे। मैकेनिकल बीस्ट, एस क्लास लेवायथन। मैंने उस रेड ब्लिप को देखा। आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक और भी फियर्स विल टू फाइट। मैंने अपने पास खड़े माइनिंग ट्रक को थपथपाया और कहा, जिया, लगता है अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा सफर तो अभी शुरू हुआ है।